बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यार मोहम्मद को फांसी की सजा सुना दी गई और एक हफ्ते के बाद उसे फांसी होनी थी। फांसी से कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद रो रहा था तो जज ने उसे रोते हुए देख लिया। जज ने उससे पूछा कि मौत के खौफ की वजह से रोते हो? तो यार मोहम्मद ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, रो मैं इस बात पे रहा हूं कि पिछले दिनों मैंने एक बैंक में डाका डाला था और वहां से 5 करोड़ 60 लाख रुपए लूटे थे। पैसे घर लाकर मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख लिए थे और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, हत्ता कि मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद बीवी उस टीवी को फरोख्त कर देगी कबाड़ में और इसी तरह मेरे इतने सारे पैसे जाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया तो जज उसके घर गया और उसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी खरीद लिया। घर जाकर उसने टीवी को तोड़ा तो हैरान रह गया क्योंकि उसके अंदर यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। सुबह सुबह जाता और फिर रात गए तक उधर रोटियां लगाता। यार मोहम्मद की बीवी उस पर बहुत खफा थी कि तुम घर मुझे और मेरे बच्चों को वक्त नहीं देते, सुबह घर से निकलते हो और रात को आते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उसने अपनी बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों की खातिर ही तो ये सब कर रहा हूँ। अभी मेरे जिस्म में ताकत बाकी है, मैं उस वक्त मेहनत करके रोजी रोटी कमा सकता हूँ, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की खातिर कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं ताकि इनकी पढ़ाई और इनके मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात पूरे हो सके। एक रात यार मोहम्मद अपने तंदूर बंद करके वापस घर आ रहा था तो उसने सड़क पर एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक आदमी लेटा हुआ है, उसकी टांगे हिल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी को कुछ हो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है। मगर वो जैसे ही आदमी के करीब गया तो उसकी रूह लरज गई क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था। उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद उस आदमी की मदद करना चाहता था। उसने हिम्मत करके उसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना ही चाहा था कि वहां से पुलिस की एक गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देख लिया कि उसके हाथों में खून से लथपथ खंजर था और आदमी उसके सामने पड़ा था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती थी कि उस आदमी की जान उसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फौरन यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। यार मोहम्मद चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं तो इस शख्स की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात ना सुनी और उसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश वर्षा के हवाले कर दी गई और यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी तक जब ये खबर पहुंची कि उसके शौहर के हाथों एक कत्ल हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी, अपना सर पीटने लगी। उसे खुद से ज्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र लाहक थी कि उनका क्या बनेगा। उसकी बीवी अपने शौहर से मुलाकात के लिए आई तो यार मोहम्मद ने रोना शुरू कर दिया। उसने बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। वो आदमी जख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा था, मैंने तो उसकी मदद करना चाहिए थी मगर उल्टा मुझे उसका कातिल समझकर लोगों ने पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी इस दुनिया से चला गया जो मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत था। बीवी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं।
वो हमारी जरूर मदद करेंगे और तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी एक वकील साहब के पास गई। वकील साहब ने उसकी पूरी कहानी सुनी और इस बात का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे शौहर का केस लड़ूंगा मुफ्त, बिना किसी मुआवजे के। कुछ अरसे के बाद यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई। जज साहब ने वकील के दलाइल सुने। वकील साहब ने जज को कायल करने की पूरी कोशिश की और उसे सारी हकीकत बताई, मगर बदकिस्मती से सारे सबूत यार मोहम्मद के खिलाफ ही जा रहे थे। जज ने अपना फैसला यार मोहम्मद के खिलाफ महफूज कर लिया। यार मोहम्मद की फांसी की तारीख तय कर दी गई। अब यार मोहम्मद को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो नहीं बच सकता। उसकी जिंदगी चंद दिन की मेहमान थी। आधी रात को जज साहब अपने गरम गरम बिस्तर में अपने घर में सो रहे थे। घर के मुलाजिम ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जज अपने मुलाजिम पर बहुत नाराज हुआ कि रात के इस पहर तुमने मुझे नींद से क्यों बेदार किया। मुलाजिम ने उससे कहा कि जनाब, आप मुझ पर खफा मत हो। घर के चौकीदार ने मुझे बताया कि कोई औरत दरवाजे के बाहर बैठी है। चौकीदार ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने कहा कि मैं जज साहब से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सर्दी की शिद्दत की वजह से औरत मर न जाए, इसलिए आपको जगाया है, आपसे पूछने के लिए कि आप इस औरत से मिलेंगे या फिर उसे सर्दी में मरने दिया जाए। जज साहब ने गुस्से से कहा, मरती है तो मरने दो। मैंने तो उससे नहीं कहा कि आधी रात को यूं मुझसे मिलने चली आए। मुलाजिम ने चौकीदार से कहा कि जज साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, लिहाजा औरत से कहो कि वापस चली जाए। औरत ने कहा कि मैं सुबह तक इधर ही बैठी रहूंगी। जज ने दिल में सोचा कि कहीं औरत जिद में आकर गेट के सामने रात ही ना गुजार दे। वो अपने बिस्तर से उठा और औरत से पूछा कि क्या मसला है, रात के इस पहर तुम मुझसे क्या चाहती हो। यार मोहम्मद की बीवी ने कहा, जज साहब, मेरा शौहर बेगुनाह है, आपने उसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। मेरा इस दुनिया में अपने शौहर के अलावा कोई नहीं है। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और मैं लावारिस हो जाऊंगी। इसके बाद उसने जज को सारा वाकया बताया कि किस तरह मेरा शौहर सड़क के किनारे एक जख्मी की मदद करने गया और किस तरह पुलिस वालों ने उसे मौका पर पकड़ लिया। जज ने यार मोहम्मद की बीवी से कहा कि मैं इस बात का वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा शौहर बच जाएगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। औरत वापस चली गई और जज सारी रात सो न सका। उसे बार बार उस औरत का अफसुर्दा परेशान चेहरा दिखाई दे रहा था। अगले दिन जज साहब ने यार मोहम्मद से मुलाकात की और उससे कहा, सच सच बताओ, तुमने जिंदगी में ऐसा क्या किया जो तुम इस केस में बुरी तरह फंस गए? क्या जिंदगी में तुझसे कभी कोई गलती हुई? अगर तुम मुझे हकीकत बता दोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यार मोहम्मद ने रोते हुए कहा, जज साहब, वैसे तो मैंने जिंदगी में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, मगर एक दफा मुझसे गलती हुई थी। गलती के फौरन बाद मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, मगर उस वक्त मैं अपनी गलती का अजाला नहीं कर सकता था। मैं अपने तंदूर पर रोटियां लगा रहा था। ग्राहकों की एक लंबी कतार रोटियां लेने के लिए खड़ी थी। मैं ग्राहकों को रोटियां देने में मसरूफ था कि एक बिल्ली गुदे हुए आटे में घुस गई। उसने न सिर्फ आटा खराब किया बल्कि कुछ रोटियों का भी सत्यानाश कर दिया। मुझे काम की थकावट पहले से ही थी, ऊपर से बिल्ली ने मेरा नुकसान किया। मैंने गुस्से में आकर बिल्ली को पकड़ा और तंदूर में डाल दिया। बिल्ली की चीखें सुनकर मैं खौफ से कांपने लगा। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जलते हुए तंदूर में हाथ डालकर बिल्ली को निकालना चाहा। मेरा हाथ तो जल गया, लेकिन बिल्ली को बाहर ना निकाल सका और वो जलकर राख हो गई। उसने जज साहब को अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया। यही मेरी जिंदगी की वाहिद गलती थी जिसने मुझे खौफ में मुब्तला किए रखा। मुझे लगता है कि उसी वजह से मैं आज इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। जज ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तमाम गवाहों की मौजूदगी
मैं तुम बुरी तरह इस केस में फंस चुके हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद बाकी है। यार मोहम्मद जज के ये अल्फाज सुनकर हैरान हो गया। फांसी से एक दिन कबल वो थाड़े मार मार कर रो रहा था। जज ने उसे रोते हुए देखा तो कहा, क्या मौत के खौफ की वजह से इतना रो रहे हो? यार मोहम्मद ने कहा, नहीं जज साहब, मरना तो एक दिन सबको ही है। रो मैं इसलिए रहा हूँ कि मुफलसी से तंग आकर मैंने एक बैंक में डाका डाला था। 5 करोड़ 60 लाख की रकम लूट कर घर आया था। बीवी से छुपकर मैंने वो रकम कबाड़ खाने में पड़े एक पुराने मॉडल के टीवी में रख दिए थे। अपनी बीवी को इसलिए नहीं बताया था कि वो राज की कच्ची औरत है, उसके पेट में कुछ नहीं ठहरता। अब जबकि मुझे थोड़ी ही देर में फांसी होने वाली है तो मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी बीवी को बता सकूं कि वो पुराना टीवी हमारे लिए कितना अहम है, वो जल्दी से उसे तोड़कर पैसे निकाल सके। जज ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम मैं खुद करूंगा। यार मोहम्मद ने जज का शुक्रिया अदा किया। फजर के वक्त उसे सूली पर लटका दिया गया और सुबह सुबह ही जज ने अपने कुछ मुलाजिमों को लिखा पढ़ाकर यार मोहम्मद के घर भेज दिया। उन्होंने यार मोहम्मद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बीवी दरवाजे पर आई। एक मुलाजिम ने औरत से कहा कि जी हम ओल्ड कल्चर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, आपके घर में मौजूद जो चीज भी पुरानी है हम वो अच्छी कीमत पर आपसे खरीद लेंगे। औरत ने कहा कि हमारे घर में 3 चीजें पुरानी हैं, एक लालटेन, एक टीवी और एक पियानो भी, मगर मैं ये चीजें फरोख्त नहीं करना चाहती। ये कहते हुए औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजिमों ने जज को कॉल की और कुछ देर के बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी और औरत से कहा, 4 लाख पियानो के, 5 लाख टीवी के और 2 लाख लालटेन के मिलेंगे। अगर सौदा मंजूर है तो बताएं। औरत ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजिमों ने दोबारा जज को कॉल की कि औरत नहीं मान रही। जज ने कहा, मान जाएगी, तुम चीजों का रेट बढ़ा दो। मुलाजिमीन ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा, पियानो के 10 लाख, टीवी के 12 लाख और 5 लाख लालटेन का मिलेगा। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। औरत ने कहा, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, मगर पहले पैसे फिर चीजें आपके हवाले करूंगी। मुलाजिमों ने औरत को 27 लाख अदा करके उससे पियानो, लालटेन और टीवी लेकर जज के हवाले कर दिए। जज ने लालटेन और पियानो मुलाजिमों को दी और टीवी लेकर बंद कमरे में उसे तोड़ना शुरू कर दिया। मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि टीवी की स्क्रीन के पीछे 2 मरे हुए चूहे पड़े थे। जज अपना सर पकड़कर उधर ही बैठ गया और दिल में सोचा कि मरने वाले यार मोहम्मद ने मरते वक्त मुझे चूना लगाया है और अपनी बीवी और बच्चों के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त किया है।